तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो पॉलिटी की ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो अब हम लोगों ने जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 2 आउटसाइड जमीन एंड आर्टिकल 3 राज्य में तोड़ फोड़ नेम चेंज, और आर्टिकल 4 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 2 3 नो इंटरफेयर बिकॉज ऑफ आर्टिकल 2 3 को आर्टिकल 3 6 8 से हटाया है। और पार्ट 2 5 to 11 सिटीजनशिप 5 ये था कि 26 जून 1950 से सभी इंडियन सिटीजनशिप पा गए हैं। 19 जुलाई 1948 के पहले जो आए वो 26 जनवरी 1950 के पहले जो आए वो विदेश घूमने पर आपकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी। आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि विदेशी सिटीजनशिप लेने पर यहाँ की सिटीजनशिप कट जाएगी। और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑलवेज स्टिल देश विरोधी, तो आपका हट जाएगा। नागरिकता आपका 5 तरह से मिलेगा: अचल, भूवंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। अब हम लोग पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट 3 जो कि है 12 से 35 फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 12 भी कहता है कि आपका डेफिनेशन क्या है। और अल्पीकरण, आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण मतलब हमारे फंडामेंटल राइट किसी भी फंडामेंटल राइट कम ना करे, और हमारा फंडामेंटल राइट कम जो करे उसकी शक्ति शून्य हो जाएगी। ये है आर्टिकल 13। तो जैसे कोई भी कानून गवर्नमेंट बनाती है, चाहे जो भी मसौदा तैयार करके ड्राफ्ट पर के एक्ट बने, तो उसको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 की हेल्प से ही तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि समक्ष सब बराबर, मतलब पहला क्या था? आर्टिकल 12 था डेफिनेशन, आर्टिकल 13 अल्पीकरण, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब बराबर चाहे जो हो। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग पर बेस्ड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उसके बाद आपका आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि समझ सब बराबर। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग पर बेस्ड नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 लोक नियोजन मतलब जॉब में सबको समानता मिलेगी, ठीक है। और आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत का अंत होगा। और आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। किसका? उपाधियों का। 18 साल में उपाधियों का अंत होगा। अब उसके बाद आर्टिकल 19 क्या कहता है? जब उपाधि का अंत हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? जब उपाधि का अंत हो जाएगा तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी ढूंढेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने, पुतला फूंकने, ये सब की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम ये कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने, पुतला फूंकने की, प्रेस की, ये सब और बाकी 7 टाइप के हैं। तो 20वां है कि एक गलती की एक है सज़ा, नो जबरदस्ती गवाही अपने अपोज में, और सज़ा अपराधी के टाइम वाले कानून पर ही मिलेगी। 21 आर्टिकल में कहता है प्राण एवं दैहिक मतलब निजता का अधिकार। और 22 दंडात्मक या फिर निषेधात्मक, ठीक है। दंडात्मक मतलब पब्लिक के लिए, और निषेधात्मक मतलब एनएसए के लिए। बलात् श्रम, बेरोजगारी पर रोक, बट सुरक्षा पर गवर्नमेंट कैन डू, ठीक है। अगर आप 14 साल से कम है तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। 25 कहता है कि व्यक्तिगत धार्मिक की फ्रीडम होनी चाहिए। 26 ये कहता है कि धार्मिक मैनेजमेंट, तो मतलब एक तरह से 19 में 7 तरह की आज़ादी। 20 में एक गलती की एक सजा, सजा अपराध के समय वाले कानून पर, और नो जबरदस्ती गवाही अपने अपोजिट एंड कैदी की सुरक्षा। ये 20 था। 21 प्राण एवं दैहिक के अधिकार, और 22 दंडात्मक निषेधात्मक। दंडात्मक क्या है? नॉर्मल पुलिस। निषेधात्मक क्या है? मतलब एनएसए, ये सब। और 23वां ये कहता है कि बलात् श्रम जिसे बोलते हैं हम जबरदस्ती, बेरोजगारी मतलब नो पैसा देना, इस पर रोक, बट सुरक्षा पर गवर्नमेंट कैन डू। लेस देन 14 ईयर नो डू वर्क, 14 साल से कम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर 25 वाले पर आएंगे तो व्यक्तिगत धार्मिक फ्रीडम है। 26 पर धार्मिक मैनेजमेंट कैन डू। 27 पर धार्मिक कलेक्टेड मनी पर नो टैक्स। और 27 वाले पर आगे हम लोग देखते हैं। तो 27वां ये कहता है कि धार्मिक कलेक्टेड मनी पर नो टैक्स। 28 नंबर कहता है कि गवर्नमेंट मनी से चलित एनी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नो धार्मिक ज्ञान। 29 ये कहता है कि धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा पर बेस्ड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान।
शिक्षण संस्थानों पर से नहीं निकाला जा सकता। अल्पसंख्यक अपनी संस्था खुद खोल सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में है। और आर्टिकल 31 कहता है कि संपत्ति का अधिकार 44th अमेंडमेंट 1978 में कानूनी हुआ है संपत्ति का अधिकार। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। याद रखना इस बात को। अब उसके बाद हम लोग आगे चलें तो आर्टिकल 33 राष्ट्रीय हित में गवर्नमेंट से सेना मीडिया गुप्तचर का फंडामेंटल राइट कम कर सकती है। और आर्टिकल 34 ये कहता है कि इन होल इंडिया एनी प्लेस और मार्शल लॉ लागू हो सकता है। तो आर्टिकल 1 हमने पढ़ा और पार्ट 1 हमने पढ़ा 1 to 4, पार्ट 2 फिर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, अब पार्ट 4 पार्ट 5। तो अगर ध्यान से देखो तो पार्ट 1 हमने पढ़ा था संघ राष्ट्र, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 अब हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी और फिर उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट 4 का फंडामेंटल ड्यूटी। तो सबसे पहले स्टेट फिर सिटीजनशिप मिल जाएगी तो फंडामेंटल राइट चाहिए तो डीपीएसपी राज्य की तरफ से और फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी। तो डीपीएसटी आर्टिकल 36 कहता है डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 37 नो न्यायालय नहीं जा सकते डीपीएसपी के लिए, ठीक है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डीपीएसपी नहीं दे रही तो न्यायालय नहीं जा सकते। तो पहला डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, न्यायालय नहीं जा सकते। जब न्यायालय नहीं जा सकते तो लोक कल्याण करेंगे, इक्वल वेतन मिलेगा 42nd अमेंडमेंट में, नागरिक को मदद भी मिलेगी कानूनी। और उसके बाद 40 में ग्राम पंचायत से मदद मिलेगी तो अनुचित प्रसून हो जाएंगे। उसके बाद न्याय संगत वेतन मिलेगा उद्योग प्रबंधन या सहकारिता के बीच में। उसके बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। उसके बाद 0 से 6 स्वास्थ्य और 6 से 14 शिक्षा और 46वां SC या ST या OBC विशेष आरक्षण। क्या होगा विशेष आरक्षण किसमें?